अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स मॉडल पेपर 2021 के एमसीक्यू को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और याद रहे ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 1 और 2 के अंदर हमने मॉडल पेपर को डिस्कस भी किया था और इस मॉडल पेपर में सेक्शन ए के अंदर आने वाले 20 एमसीक्यू को अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम एमसीक्यू नंबर 21 से डिटेल्ड डिस्कशन का जो है वो आगाज़ करेंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू नंबर 21 को, जो कि मॉडल पेपर 2021 कराची बोर्ड के लिए इशू किया गया है। तो पहला एमसीक्यू है, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट बिकम इज इक्वल। हमें कहा जा रहा है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा फॉर विच हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट बिकम्स इक्वल। हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट जो है वो बराबर हो जाती हैं, तो वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। तो वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पहले कहा जा रहा है टेंजेंट इनवर्स 1/4, फिर कहा जा रहा है टेंजेंट इनवर्स हाफ, फिर कहा जा रहा है टेंजेंट इनवर्स 4 और फिर कहा जा रहा है टेंजेंट इनवर्स 2। तो अब मैं आपको ये एमसीक्यू जो है वो पूरा सॉल्व करके बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा। आइए भाई देखें, ये जो है वो हॉरिजॉन्टल रेंज है, दैट इज कॉल्ड आर। हमें कहा जा रहा है इसे कौन से एंगल पे फेंकें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला जो कि आर है वो बराबर हो जाए मैक्सिमम हाइट के। वो बराबर हो जाए किसके? मैक्सिमम हाइट के। यहाँ से लेकर यहाँ तक के फासले के, यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक के फासले के बराबर हो जाए। मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए। यानी हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का आपको फॉर्मूला मालूम होगा, V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो है V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये 2 थीटा है, जबकि ये क्या है? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब जो ये दोनों के फॉर्मूले लिखे, अब जो चीज़ कैंसिल हो रही है कैंसिल कर दो। V0 स्क्वायर से कैंसिल हो गया, जी से क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब 2 यहाँ डिवाइडेड वहाँ चला गया, 2 वहाँ चला गया। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है? साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस थीटा साइन थीटा के। किसके बराबर होता है? 2 कॉस थीटा साइन थीटा के। और साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा 2 बार है, साइन थीटा ये हो गया। अब एक साइन थीटा से क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 2 से क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया, 4 हो गया। ये हो गया कॉस थीटा, सामने एक साइन थीटा रह गया था, ये हो गया साइन थीटा। अब कॉस थीटा यहाँ मल्टीप्लाई और वहाँ जाकर क्या हो गया? डिवाइड, 4 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, गौर से सुनिएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है टेंजेंट थीटा के। अब टेंजेंट जो है वो यहाँ पॉजिटिव है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा? टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा। टेंजेंट यहाँ पॉजिटिव है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा? टेंजेंट इनवर्स। और यहाँ क्या बचेगा? 4। तो थीटा किसके बराबर होना चाहिए? एंगल बराबर होना चाहिए। एंगल बराबर होना चाहिए किसके? टेंजेंट इनवर्स 4 के। तो मैंने यहाँ आपको पूरा सॉल्व करके बता दिया। अब देखते हैं हमारे पास क्या टेंजेंट इनवर्स 4 का ऑप्शन है या नहीं। तो हमारे पास क्या है? टेंजेंट इनवर्स 4 का ऑप्शन है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट बिकम इक्वल इज, क्या आंसर होना चाहिए? टेंजेंट इनवर्स 4 जो है इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है। अगला एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 22, द एक्सप्रेशन फॉर विच सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इज गिवन एज। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का हमें क्या चाहिए? फॉर्मूला यहाँ चाहिए। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का आपके पास जो फॉर्मूला था भाई, ये वाला फॉर्मूला तो बच्चों को भी पता है, AC बराबर है V स्क्वायर ओवर R, जबकि V किसके बराबर होता है? R ओमेगा के। अब इसके ऊपर स्क्वायर आ गया तो ये हो गया R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर पर R और ये क्या हो गया? स्क्वायर कैंसल। क्या बचा? सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया R ओमेगा स्क्वायर। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो गया? R ओमेगा स्क्वायर हमारे पास जो है वो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है? R ओमेगा स्क्वायर। हमारे पास ऑप्शन क्या आ गया? R ओमेगा स्क्वायर हमारे पास इस एमसीक्यू का आंसर है।
फिर आगे कहा जा रहा है एमसीक्यू नंबर 23 में, इट इज़ बेटर टू यूज लॉन्ग स्पैनर रादर देन अ शॉर्ट वन व्हेन टाइटन अ नट और अ बोल्ट बिकॉज। हमें कहा जा रहा है किसी नट या बोल्ट को टाइट करने के लिए हमें जो है वो लॉन्ग स्पैनर, बड़े मोमेंट आर्म वाला जो है वो हमें स्क्रू ड्राइवर या इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? तो अब पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है लेस फोर्स नीड to be exerted by the user, less friction is present, less turning effect is required on the spanner at the surface of the, और फिर आगे कहा जा रहा है एट द सरफेस ऑफ द बॉडी। तो याद रखिएगा जितना बड़ा, अगर आपने देखा होगा ट्रक का जो स्क्रू ड्राइवर होता है खोलने का, जो नट खोलने का होता है, उसका स्पैनर जो होता है, उसका जो आर्म होता है वो बहुत बड़ा होता है। बड़ा इसलिए होता है कि हमें कम ताकत लगानी पड़े। कम ताकत लगाएंगे टर्निंग इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा, क्योंकि मोमेंट आर्म बड़ा है। टॉर्क क्या है, फोर्स और मोमेंट आर्म की कॉम्बिनेशन है ना, मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। तो यहाँ क्या होगा, स्पैनर अगर आप बढ़ा लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा फ़ायदा, आपको कम ताकत लगानी पड़ेगी और टर्निंग इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर क्या है, लेस फोर्स नीड्स टू बी एक्सर्टेड बाय द यूजर। लेस फोर्स हमें जो है वो क्या होगी, लेस फोर्स नीड टू बी एक्सर्टेड बाय द यूजर, कम फोर्स हमें चाहिए होगी। फिर इसमें कहा जा रहा है अगला एमसीक्यू, अ होल इज ड्रिल थ्रू द अर्थ along the diameter and stone is drop into it। भाई हमें कहा जा रहा है एक सुराख हमने किया, ऐसा समझ लो कि ज़मीन के आर पार सुराख कर लिया इसकी डायमीटर, और हमें कहा जा रहा है अगर ऐसा सुराख बन जाता है और उसके अराउंड हम क्या करते हैं, स्टोन को ड्रॉप करते हैं, एक पत्थर को ड्रॉप करते हैं। When the stone is at the surface of the earth, at the center of the earth, सेंटर ऑफ द अर्थ पर जब पहुंचेगा, इट हैज़, जब ये स्टोन जो होगा वो सेंटर ऑफ अर्थ पर पहुंचेगा, उसके पास क्या चीज़ होगी, क्या चीज़ नहीं होगी ये नहीं कहा जा रहा, क्या चीज़ होगी। भाई सेंटर ऑफ अर्थ पर एक्सेलरेशन जो होती है वो क्या होती है, जीरो होती है, ये तो डिस्कस हो गया। सेंटर ऑफ अर्थ पर जो होगी वो एक्सेलरेशन नहीं होगी, ये तो हट गया। वेट, वेट क्या है, mg, मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की मल्टीप्लीकेशन है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही नहीं है तो वेट भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उसके पास क्या होगा, उसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मास होगा। तो हमें कहा जा रहा है कि एक होल को ड्रिल करते हैं ज़मीन की डायमीटर के अलोंग, और उस सुराख से हम जब स्टोन को ड्रॉप कर देते हैं तो स्टोन जब सेंटर पे पहुंचेगा उस वक्त इसके पास सिर्फ और सिर्फ मास होगा, उसका वेट भी जीरो हो चुका होगा और उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। अगला एमसीक्यू हमारे पास जो है इस वक्त स्क्रीन पर है, एमसीक्यू नंबर 25, इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ वर टू श्रिंक बाय 1% while its mass remaining same, the acceleration due to gravity on the earth's surface would be। हमें कहा जा रहा है if the acceleration of the earth were to shrink by 1%, हमें कहा जा रहा है अगर ज़मीन की जो रेडियस है ना वो 1% श्रिंक हो जाए, while its mass remaining the same, उसका मास सेम रहे, the acceleration due to gravity of the earth surface would be, क्या रहेगा। अब भाई देखिए गौर से, एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है g बराबर होता है GME/RE², ये है। अब हमें कहा जा रहा है इसकी रेडियस जो है वो श्रिंक हो जाए। देखो भाई एक्सेलरेशन, देखो मास सेम रहा, ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। अब जो है रेडियस कम होगी, गौर से सुनिएगा, रेडियस कम होगी, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। श्रिंक का मतलब रेडियस का क्या होना, कम होना, रेडियस कम होगी, एक्सेलरेशन में क्या हो जाएगा, इजाफा होगा। तो अब क्या बात बनी, यहाँ बात बनी, इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ वर टू श्रिंक बाय 1%, श्रिंक हो गया ना, छोटी हो गया, while its mass remain the same, उसका मास सेम रहता है, the acceleration due to gravity on the surface, अर्थ सरफेस would be, एक्सेलरेशन में क्या फर्क पड़ेगा, एक्सेलरेशन जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कौन सा रिलेशन था, इनवर्स रिलेशन था, इंक्रीज। अगला एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 26, when a person goes down to the bottom of deep mine compared to his weight on the surface, then हमें कहा जा रहा है when a person goes down to the surface of deep mine, deep mine के जो है वो चला जाता है, compared to his weight on the surface, then सरफेस के मुकाबले में उसके वजन, इट्स वेट विल बी, इसका वजन क्या होगा, जैसे जैसे हम ज़मीन की गहराई में जाते हैं वजन क्या होगा, कम होगा। मैक्सिमम वेट कहाँ होता है, हमेशा सरफेस पर। हाइट पे भी, ऊंचाई पे भी जाते हैं तो भी वजन कम होगा, गहराई में जाएंगे तो भी वजन क्या होगा, कम होगा। इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, डिक्रीज। अगला एमसीक्यू हमारे पास है, इफ द मास ऑफ द अर्थ बिकम 4 times लार्जर द वैल्यू ऑफ जी।
भाई अभी मैंने आपको बात बताई थी ना, फॉर्मूला क्या था, g बराबर है क्या, जी एम ई ओवर आर स्क्वायर। मास अगर 4 गुना बढ़ जाएगा तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, मास अगर 4 गुना बढ़ जाएगा तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, 4 गुना बढ़ जाएगी। तो हमारे पास इसका आंसर क्या होना चाहिए, 4 टाइम्स, तो द वैल्यू ऑफ g विल बिकम 4 टाइम्स लार्जर, इसका आंसर आएगा। फिर आगे कहा जा रहा है व्हेन अ कार एक्सेलरेट्स अप अ हिल स्लोप इट इज सेड टू बी, एक गाड़ी है जो चढ़ाई पर हिल स्लोप पर जो है वो क्या हो रही है, एक्सेलरेट करते हुए क्या हो रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। इट इज सेड टू बी ए loss of both potential and kinetic energy, gain of both potential and kinetic energy, gain of potential and loss of kinetic energy, gain of kinetic and loss of potential energy। हमें कहा जा रहा है when a car accelerates up a hill slope, accelerate करते हुए ऊपर की तरफ जाएगी तो क्या होगा। अब देखो भाई ये हिल स्लोप बना दिया मैंने, ये हिल स्लोप है, अब गाड़ी जो है इसके ऊपर जा रही है, चलिए ये गाड़ी हो गई ऊपर की तरफ जा रही है, एक्सेलरेट करिए मतलब इसकी रफ्तार में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। रफ्तार में अगर इजाफा हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। ये तो तय, एक्सेलरेट कर रही है मतलब इसकी स्पीड में इजाफा हो रहा है, इसकी स्पीड में अगर इजाफा हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी में भी क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। और साथ ही साथ ऊपर की तरफ जा रही है तो इसकी हाइट में भी क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रही है तो इसकी हाइट में भी इजाफा हो रहा है। और अगर जैसे जैसे ज़मीन के सरफेस के मुकाबले में ऊंचाई पर जाते जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी में भी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी में भी क्या होगा, इजाफा होगा। तो दोनों में इजाफा होगा। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो है वो यहाँ सही है। तो व्हेन अ कार एक्सेलरेट अप अ हिल स्लोप इट इज सेड टू बी, तो एक्सेलरेट करते हुए हिल स्लोप पर ऊपर की तरफ जाएगी, इट इज सेड टू बी लॉस ऑफ बोथ नहीं, गेन ऑफ बोथ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों में इजाफा होगा। लिहाजा से एमसीक्यू का करेक्ट आंसर जो है गेन ऑफ बोथ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। अगला एमसीक्यू हमारे पास है पावर इज पावर क्या है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, सम टाइम स्केलर एंड सम टाइम वेक्टर नहीं, और फिर कहा जा रहा है नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या है, पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, पावर क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अगला हमारे पास है वर्क एनर्जी इक्वेशन इज सिंपली, वर्क एनर्जी इक्वेशन जो हम पढ़ते हैं ना चैप्टर नंबर 7 में, वो क्या है। ए में कहा जा रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, नन ऑफ देम। तो याद रखिएगा वर्क एनर्जी इक्वेशन जो है वो सिंपली क्या है, वर्क एनर्जी इक्वेशन जो है वो सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को जब हम दूसरे अंदाज से समझते हैं तो उसी डेरिवेशन को हम क्या नाम दे रहे होते हैं, वर्क एनर्जी इक्वेशन का। तो वर्क एनर्जी इक्वेशन इज सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसके साथ ही हमने इस वीडियो के तीसरे हिस्से में हमने 10 मजीद एमसीक्यू को डिटेल में हमने डिस्कस किया है, और अगले जो इसका चौथा पार्ट आएगा इंशाल्लाह उसके अंदर मजीद 10 एमसीक्यू जो रह गए हैं, यानी टोटल 40 एमसीक्यू हैं, तो उसके मजीद 10 एमसीक्यू को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।